हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बाबा एमपी जिनगर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 की जो मैथ है आपका चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, इसको हम जो है वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको अपन जो है किताब से ही पढ़ेंगे। और किताब में जहाँ जहाँ पर जो है ऐसे देखिए ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे देखिए ये जो ब्लैक कलर के वर्ड है ना, जो बोल्ड है, ज़्यादा गहरे हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को क्लियर समझेंगे। और जो चैप्टर का नाम है पहले उसको समझ लेते हैं, रेखाएं और कोण। अब देखिए रेखा क्या होती है। अगर आपके पास में रेखा की परिभाषा होगी तो आपको रेखाखंड भी समझ में आएगा, आपको किरण भी समझ में आएगा और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे। चलिए अपन जो है सबसे पहले बात करते हैं रेखा के बारे में कि रेखा होती क्या है, ठीक है ना। तो देखिए रेखा क्या होती है, मैं कुछ 3 तरह की आकृतियाँ बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन दोनों तरफ जो है ऐसे तीर लगे हुए हैं। अब ये जो आकृति है ना, इसकी लंबाई सीमित नहीं है, यानी ये असीमित लंबाई वाली आकृति है, ठीक है ना। ये असीमित लंबाई वाली एक आकृति है, ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है। दूसरा, एक आकृति मैं और बनाता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने एक और पॉइंट बनाया। ये पॉइंट है क्या? बिंदु है। बिंदु की परिभाषा क्या होती है? जिस आकृति की, चलिए मैं आपको बिंदु भी समझा देता हूँ। बिंदु की परिभाषा ये होती है कि जिस आकृति की ना तो लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, कोई भी चीज़ नहीं हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आप माप के बताइए, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, आप नहीं बता सकते। तो जिस आकृति की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है, उस आकृति को अपन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। बिंदु भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। देखिए मैंने 2 बिंदु बनाए हैं। अभी बिंदु है कैसे, ये 2 बिंदु है अंत बिंदु। अंत बिंदु का मतलब समझ लीजिए जिनका अंत हो चुका है, वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर उनके मध्य की कोई दूरी होगी, जैसे जैसे अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दूं, अब जो मेरे को एक आकृति मिल रही है वो किस तरह की आकृति है? ये तो एक रेखा है। अभी रेखा का भाग है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ये एक रेखाखंड भी है। हालांकि मैं इसकी परिभाषा भी जो आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम को अपने दिमाग में लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ रेखा और इसके ऊपर लिखता हूँ मैं रेखा खंड, ठीक है। अब मैं एक आकृति और बनाता हूँ। मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ। मैंने इस आकृति से एक पॉइंट लिया है और उस आकृति से एक एरो लिया है। एरो मतलब तीर का निशान, ठीक है ना। इन दोनों आकृति का कुछ कुछ भाग जो है इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बाएं दाएं कैसे भी बना दो। अब जो ये आकृति है ना, इसको बोलते हैं अपन किरण। अब मैं इनकी परिभाषा समझाता हूँ आपको। देखिए रेखा क्या होती है? दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ने वाली असीमित लंबाई की आकृति को रेखा कहते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, दो अंत बिंदुओं को दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ाए जाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे अपन रेखा बोलते हैं। जैसे मानते हैं आपके पास में एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये 2 अंत बिंदु थे। इन दोनों को आप जो है दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ा रहे हो। 2 अंत बिंदु को दोनों ओर से आगे बढ़ाए जाने पर, जैसे आप इसको इधर भी बढ़ा रहे हो, आप इसको इधर भी बढ़ा रहे हो, ठीक उसी प्रकार इसको भी आप इधर बढ़ा रहे हो और उधर भी बढ़ा रहे हो। तो देखो दोनों ओर से आपने दोनों अंत बिंदु को असीमित रूप से बढ़ाया, यानी अनंत रूप से बढ़ाया। तो जो आकृति बन रही है वो क्या है? रेखा है। कैसे भी समझ सकते हैं। अब उसी प्रकार अब ये जो रेखाखंड है और जो किरण है वो क्या है? रेखा के ही भाग है। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ? मैं अपनी किताब से बता रहा हूँ। देखिए अपनी किताब में छपा हुआ है, ध्यान से देखिए। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। सिंपल समझ में आ रहा है आपको? वापस एक बार, रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। अब देखिए रेखा है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँ और एक पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ, इस पॉइंट को खींच के यहाँ पर रख दूँ, तो देखो ये जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। इसका मतलब रेखा का वह भाग
जिसके दो अंत बिंदु, देखो ये रेखा का ही भाग था लेकिन इसके क्या है, दो अंत बिंदु है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता ये सीमित लंबाई का है, ये तो असीमित लंबाई का है, और वो कैसा है, सीमित लंबाई। तो आप किताब की परिभाषाओं को रट लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, खाली जगह में कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल वापस समझते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे अपन रेखाखंड बोलते हैं। उसी प्रकार हमने रेखा को समझा है, रेखाखंड को समझा है। अब बारी आती है किरण की। किरण किसे बोलते हैं, किरण उसे बोलते हैं जिसका एक अंत बिंदु हो, ठीक है ना, जिसका एक अंत बिंदु हो। और मैं आपको ये किताब से भी समझा सकता हूँ, क्योंकि अपने किताब के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ध्यान से देखिए, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक तो अंत बिंदु होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा आगे अनंत रूप से बढ़ता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। वापस एक बार देखो, ये दोनों ही जो भाग है ना, ये रेखाखंड ले लो चाहे चाहे किरण ले लो, ये दोनों ही रेखा के भाग है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु है, बाकी एक और से देखो आगे बढ़ रहा है, इसी रेखा का एक भाग को लिया हमने, इस अंत बिंदु को लिया। देखो अब इसको देखो आप, ये किरण की तरह दिख रहा है। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो वो रेखा खंड कहलाएगा। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे अपन किरण बोलेंगे। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं ये अपने पास में ए बी एक रेखा है। रेखा को दर्शाने का तरीका रहेगा, हम ए बी लिखेंगे। अब देखो रेखा का चिन्ह कैसा होता है, दोनों ओर से एरो लगते हैं, तो अपन उसके ऊपर ऐसा लाइन खींच के एक तीर इधर एक तीर इधर। उसी प्रकार आपको कोई बोले, जैसे मानते ये सी डी है, ये सी डी एक रेखाखंड है, इसको दर्शाइए, तो आप सी डी तो लिखेंगे, अभी रेखाखंड है तो अपन एक छोटा सा लाइन यहाँ पर बनाएंगे और दो छोटे छोटे अंत बिंदु भी यहाँ पर दर्शा देंगे। वही अगर किरण की बात करेगा, मानती ये पी क्यू एक किरण है, तो दर्शाने का तरीका रहेगा, अब किरण तो ऐसी होती है भाई, एक तो अंत बिंदु है, दूसरा अनंत रूप से आगे बढ़ता है, ये अपने पास किरण हो गई। तो इस तरह से जो है हम इनको दर्शा दर्शा के जो है सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किताब में जो अगला काला गहरा अक्षर है वो है सरेख बिंदु, एक है असरेख बिंदु। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वे सरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असरेख कहलाएंगे। वापस एक बार समझते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु, पॉइंट बनाते हैं अपन, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा सरेख बिंदु, और एक पॉइंट अपना है इसी के ऑपोजिट है असरेख बिंदु। ठीक है, वापस एक बार समझते हैं। यदि दो या दो से अधिक, वापस एक बार, यदि तीन या तीन से अधिक, दो नहीं सॉरी, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो कभी कभी जो है कुछ गलत वर्ड निकल जाएंगे, तो आप इसको कॉपरेट कीजिए, ठीक है ना। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे मानते हैं ये बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में खड़े हैं, एक ही लाइन पर स्थित है, इस तरह के बिंदु को बोलते हैं अपन सरेख बिंदु। जैसे अपन बोल सकते हैं पी क्यू आर सरेख बिंदु है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। रेखा का मतलब हो गया दोनों ओर से आगे अनंत रूप से बढ़ेगी। उसी प्रकार यदि नहीं है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, बिल्कुल देखिए एक लाइन में नहीं है, इस तरह से देखिए, देखेंगे तो पता लगेगा कि एक रेखा में तो ये बिंदु नहीं स्थित है। तो आपको परिभाषा याद रखनी है, यदि तीन या तीन से अधिक, दो का कोई मेंशन ही नहीं है यहाँ पर, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो सरेख बिंदु, अन्यथा वे असरेख बिंदु। तो आपसे कोई पूछ सकता है त्रिभुज कैसी आकृति है, कैसे बिंदु से निर्मित होती है, असरेख बिंदु से, है ना। देख लो आप, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन अगले डार्क पॉइंट पे, कोण के बारे में। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बन जाता है। चलिए समझते हैं। वापस एक बार, हमने किरण को समझ लिया है जिसका एक क्या होता है, अंत बिंदु होता है ना, अंत बिंदु, और बाकी तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। तो वापस एक बार, यदि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक अपना कोण, कोण क्या समझ लेते हैं एक बार। यदि दो किरणें
जैसे मानते हैं एक किरण ऐसे गई, ये मानते हैं ओ पॉइंट, ये देखो अंत बिंदु है। अब इसी अंत बिंदु से एक पॉइंट आपने, एक रेखा आपने ऐसे बनाई। वापस एक बार, यदि दो किरणें, जैसे ये अपना हो गया टी, अभी आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे ओपी और एक है ओटी। अभी दोनों है क्या, किरण है भाई, क्योंकि देखो ये अंत बिंदु है और एक और से बढ़ रही है, ये भी अंत बिंदु है, एक और से बढ़ रही है। तो वापस एक बार, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो उनके मध्य कोण बन जाता है। या फिर आप समझ लीजिए, दो किरणों के मध्य के झुकाव को अपन क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई एक और बन सकता है ऐसे, ठीक है ना। जैसे आप देखो, ये देखो दो रेखाखंड है, दो रेखाखंडों के मध्य के झुकाव को भी क्या बोलते हैं अपन, कोण। कोण को थीटा से बताते हैं, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो किताब के अकॉर्डिंग समझते हैं, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण बोलते हैं। नहीं तो फिर अपने किताब वाली लाइन ले लेते हैं एक बार, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे अपन कोण बोलते हैं। सिंपल। चलिए अगला डार्क पॉइंट समझते हैं। हाँ ये देखिए, भुजाएं। भुजाएं क्या होती है, भुजाएं कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं होती है। सिंपल, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये कोण को बना रही हैं, तो दो, जैसे ये ना, ये किरणें ओपी, एक अपनी ओटी, ये दोनों क्या है, ये किरणें तो है ही है, लेकिन जो कोण को बना रही है वो उसकी क्या है, भुजा भी होती है। या फिर आप दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, तो रेखाखंड को आप एक भुजा मान सकते हो, ठीक है ना। रेखाखंड एक भुजा माना जा सकता है। उसी प्रकार अगला जो डार्क पॉइंट अपने किताब से, वो है भुजा के बाद में देखिए अपना डार्क पॉइंट है शीट्स। अभी शीट्स क्या है, शीट्स उसे बोलते हैं वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु, जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी दो भुजा एक दूसरे से टकरा जाती है ना, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, एक भुजा ऐसे जा रही है, एक भुजा ऐसे आ रही है। अब इनको अगर आप टकरा देंगे, देखो जैसे टकराएंगे ना, तो देखो एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों में स्थित है। जैसे देखो यहाँ पर ये ओ पॉइंट जो है ना, ये ओपी के लिए भी है, ये स्टीक ओटी के लिए भी है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं अपन शीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, और आपकी किताब से ही दे रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए समझते हैं न्यून कोण को। छोटी क्लासों से आपने पढ़ा है 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े वाले कोण को न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। अधिक कोण के बारे में बात आते हैं, तो जो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, डिग्री भी लिखना चाहिए आपको, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अपन क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। रिजु कोण की बात आती है, रिजु कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन रिजु कोण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को अपन बोलते हैं रिजु कोण, और रिजु कोण का दूसरा नाम है सरल कोण। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे अपन प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, और अगर सीखना है तो इन देखिए, आप डार्क पॉइंट पर जाइए, जो गहरे गहरे काले अक्षर हैं ये अपने इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमने समझ लिया है। देखिए पूरक कोण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऐसे सीधे पूछते हैं, यदि दो कोणों का योग, ये जो लाइन है ना, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण जोड़ के 90 डिग्री बने तो पूरक, और अगर वही दो कोण जोड़ करके 180 बनते हैं, 180 का मतलब क्या, दो समकोण के बराबर। ये तो क्या बोल रहा है, एक समकोण, लाइन चेंज हो सकती है कि दो समकोण के बराबर है, तो वे क्या कहलाते हैं, 90 डिग्री बने तो दिमाग में आएगा पूरक, 180 डिग्री बने तो दिमाग में आएगा समपूरक कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले काले गहरे अक्षर पर, आसन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तो काफ़ी वक्त हो चुका है, तो एक बार वापस सीखते हैं आसन कोण किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा है,
उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, ऐसे कोणों को अपन आसन कोण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर सीखते हैं, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो किताब की परिभाषा समझते हैं, और किताब की परिभाषा से ही जो है हम इसको लिख देंगे। टॉपिक अपना रहेगा ये वाला, आसन कोण। देखो मैं 3 टॉपिक लिखता हूं। ऐसा कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु, इसको अपन शीर्ष भी बोल सकते हैं, एक उभयनिष्ठ शीर्ष या बिंदु, चलो बिंदु ही रहना देते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा, तथा जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत स्थित हो, ठीक ना, विपरीत स्थित हो। इसको डायग्राम से समझने तो मजा आएगा। जैसे देखिए मैं कोण बना रहा हूँ, ठीक ना, इस तरह से एक आकृति बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूँ, मैं इसको P मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ मैं B। ध्यान से देखिए 2 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, एक बन रहा है BOP, एक बन रहा है AOP। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ना, कोण के नाम भी लिख देते हैं, 2 आसन कोण बन रहे हैं यहाँ पर, BOP प्लस, या फिर ऐसे लिख देते हैं अपन आसन कोण के लिए POA, ठीक है ना। ये 2 आसन कोण है, तो क्यों है? रीजन इसका ये है क्योंकि उसमें देखिए एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ये जो O बिंदु है ना, ये BOP में भी आता है, ये जो O बिंदु है ये AOP में भी आता है। दोनों ही कोण में देखिए, जैसे अगर इस कोण को 1 नंबर, इसको 2 नंबर मान ले, दोनों ही कोण में एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उसी प्रकार एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। देखो OP दोनों में कवर हो रहा है, BOP AOP दोनों में कवर हो गया। प्लस जो भुजा विपरीत स्थित है, या फिर जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है। तो देखो इसकी दिशा अलग है, ये उभयनिष्ठ नहीं है भाई, ये BO दोनों में कवर नहीं हो रहा है, ये AO भी दोनों में कवर नहीं हो रहा है, तो ये विपरीत दिशा में स्थित है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार किताब की भी लैंग्वेज को थोड़ा सा परख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत। तो अब देखो आकृति 6.2 में थोड़ा सा झांक कर देखते हैं, इस आकृति को भी समझते हैं। ABD और DBC आसन कोण है, ABD और DBC आसन कोण है क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु B है। देखो B दोनों में कवर हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक जो BD है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा भी है, और जो AB और AC उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो देखो विपरीत दिशा में, इसकी दिशा इस तरफ है, उसकी दिशा उस तरफ है। तो आपके पकड़ में आ गया होगा, और इसको भी थोड़ा हम सीख लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, जो टोटल कोण बन रहा था ABC, वो इन दोनों कोणों के योग के बनता है। ये तो पता ही लग रहा है। जैसे अगर मैं एक आकृति बना दूँ यहाँ पर, ये आकृति है, आपसे मैं पूछूँ कि भाई ये ABC है, पूरा कोण कैसे बनता है, ये इसके और इसके योग से ही बनता है। तो बस यही लिखा, ठीक है ना, आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए ABC और ABD आसन कोण नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, ABC। अब ABC देखो ये तो पूरा एक सरल कोण हो गया, और ABD आसन कोण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है ही नहीं। यानी यहाँ पर ABC एक सरल कोण डाल दिया ना, तो आप सोच सकते हैं इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि अउभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, BD और BC BA के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों एक ही ओर आ गई ना, BC भी आ गई, तो दोनों में BC आ गई, फिर आप इसको आसन कोण नहीं मान सकते हो। तो ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, इसको अपन मानेंगे कोणों का रेखिक युग्म। तो समझते हैं ये चीज़ है क्या। यदि आकृति 6.2 में अउभयनिष्ठ भुजाएं BA और BC पर एक रेखा बनाए, जैसा कि देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को, वो 6.2 तो अपनी आसन कोण वाली थी, हम इसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो ये आकृति 6.3 जैसी लगेगी, तो अपने इसको ही समझ लेते हैं ना, उस पर क्यों फोकस करते हैं। तो देखिए
इस स्थिति में ए बी डी और डी बी सी, ए बी डी ये वाला घुमाओ और डी बी सी उधर वाला घुमाओ, दोनों कोणों का एक रेखिक युग्म बनाता है। तो रेखिक युग्म आप सिंपल समझ लीजिए कि एक सीधी लाइन पर इस तरह से एक लाइन खड़ी है, या कितने भी लाइनें हो सकती है, ठीक है ना, जो उस 180 डिग्री के कोण को डिवाइड करती है। जैसे देखिए, अगर ये एक लाइन इस तरह से जा रही है तो इसने 180 डिग्री के कोण को आधे आधे भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे अपन रेखिक युग्म बोलेंगे, जिनका जो मान रहेगा वो जोड़ कर देखो 180 बनेगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये वाला घुमाओ और ये वाला घुमाओ, टोटल घुमाओ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि रेखिक युग्म का जो यूज़ है वो पूरे चैप्टर में आराम से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोणों पे। अब शीर्षाभिमुख कोण है क्या? जब दो लाइनें परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे देखिए, ये लाइन सी डी, ये लाइन ए बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पे। तो देखो चार कोण बन रहे हैं चारों दिशा में। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलेंगे? इस वाले कोण को बोलेंगे। तो 2 4 का शीर्षाभिमुख इसके सामने होना चाहिए, शीर्ष के अभिमुख होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक आदमी ऐसे बैठा है और एक आदमी इस दिशा में बैठा है, दोनों की जो कमर है ना एक दूसरे से कनेक्ट है, चिपकी हुई है। तो शीर्ष के अभिमुख बनने वाले कोणों को अपन बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें प्रतिच्छेद हो और यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म भी बनते हैं। इनमें एक AOD और BOC है, AOD और BOC। देखो इसके सामने 2 नंबर के सामने 4 नंबर है और 3 नंबर के सामने 1 नंबर है, ये दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। नाम से ही पता लगता है ये बहुत सिंपल है, इसको क्या एक्सप्लेन करें। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, किसी ना किसी बिंदु पे कट करेगी, उसे प्रतिच्छेदित। और ऐसी रेखा जो किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी उसे बोलेंगे अपन अप्रतिच्छेदी। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अप्रतिच्छेदी रेखा का दूसरा नाम बताइए। आप बताएंगे समांतर रेखा। समांतर के शब्द से समझ में आता है समांतर, समांतर। यदि दो रेखाओं के मध्य गैप बराबर है, देखो ये गैप बराबर है, आप आगे बढ़ते रहो गैप बराबर ही नजर आएगा, इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं अपन समांतर रेखा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर से तो कोई बोल्ड हो नहीं रहा है तो अपन एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अभिग्रहित 6.1 आपकी नॉलेज में होना चाहिए। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ध्यान रखिए, जैसे एक किरण है, ठीक है ना, किरण है, देखो ये अंत बिंदु है। यदि ये किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये देखो एक रेखा है क्योंकि दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ रही है, खड़ी है, तो वहां पर दो आसन कोण बनेंगे। ये बात भी सिंपल पता लग रहा है। एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार तो बने दो आसन कोण है ना, इनका योग 180 डिग्री होगा। यानी हम ऐसे लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखिए, जब हम दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म भी बनाते हैं। युग्म का मतलब है दो चीज जोड़े के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं आसन कोण बनाएंगे तो वहां पर भी जो कोण है वो रेखिक युग्म भी बनाएंगे। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभिग्रहित हैं, इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर करवा रहे हैं तो हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर कर लेते हैं। अभिग्रहित 6.2, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक ही रेखा बनाती है। पता भी लग रहा है। जैसे देखिए, आसन कोण बन रहे हैं तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी नहीं है, एक तो ये वाली, जैसे इसको नाम देते हैं OP, इसको मालूम है OQ। तो ये दोनों अउभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो एक रेखा बनाती है, बिल्कुल एक रेखा बनाएगी। ये POQ ये पूरा घुमा बनाएगी ना, तो ये एक रेखा को ही बनाएगी। इसको भी आप याद रखिए। तो दोनों ही अभिग्रहितों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रहित इनको बोलते हैं, ठीक है ना, इनको याद रखिए आप। प्रमेय 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे। हमने पढ़ा ही है, इसका शीर्षाभिमुख ये, उसका शीर्षाभिमुख ये, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है जानकारी। अब अपन बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 1 की तरफ। उदाहरण 1 क्या कहता है, तो चलिए अपन उदाहरण 1 को समझ लेते हैं। किताब का जो उदाहरण है मैंने इस कॉपी में लिख रखा है, तो कॉपी से थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिए। आकृति 6.9, ये वाली आकृति 6.9 है। इसमें रेखा है पी क्यू और आर और एस बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु अपना ओ है जहाँ पे दोनों कट रही है। यदि पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू 5:7 है तो सभी कोण आपको ज्ञात करना है। एक तो दिमाग लगाइए कि दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। प्लस एक और आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कभी भी आप अनुपात का कोई क्वेश्चन देखें तो अनुपात में एक सिस्टम रहता है कि आपको उस अंक के पीछे x मानना है। लेकिन x तो मानो, लेकिन पहले सोचिए कि जो कोण हमको बता रहे हैं पी ओ आर यानी ये वाला घुमाओ, और आर ओ क्यू ये वाला घुमाओ। अब ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन है, यानी अपन समझ सकते हैं एक रेखा है और एक रेखा पर एक किरण इस प्रकार से खड़ी है, तो दो आसन कोण बनते हैं, और आसन कोण जो है रेखिक युग्म भी बनाते हैं। तो क्या अपन इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास आंसर ना लिखकर अपन प्रमाण लिखेंगे। जो पहला प्रूफ आपके पास में पड़ा है वो प्रूफ ये है कि जो कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरा घुमाव है ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो रेखिक युग्म बनाएंगे, आसन कोण बनाएंगे, और दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और जो आसन कोण बनाएगा उन्हें अपन रेखिक युग्म भी बोलेंगे। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म के दो कोण। ठीक है, रेखिक युग्म के दो कोण। एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी अनुपात का कोई क्वेश्चन होगा आप इसके पीछे x मान लीजिए। जैसे इसका अनुपात है 5, उसका अनुपात है 7, तो अपन 5x और 7x, यानी इसका जो मान है वो क्या है 5x है, इसका जो मान है वो क्या है 7x है। ये दोनों अनुपात जोड़ के क्या बनेंगे 180 डिग्री। मतलब आपने थोड़ी देर के लिए क्या माना, इस वाले कोण को मान लिया आपने 5x और इस वाले कोण को मान लिया आपने 7x। पहले का पहले के लिए, दूसरे का दूसरे के लिए। अब देखिए 5x तो कोई कोण हो नहीं सकता। यदि x का मान पता लग जाए, फिर जैसे ही x का मान पता लगेगा हम इसको x से इंटू कर देंगे, यानी इस 5 को x के मान से इंटू करेंगे तो ये पी ओ आर निकलेगा। उसी प्रकार x के मान को 7 से गुणा करने पर आर ओ क्यू निकलेगा। और जब ये दो कोण निकलेंगे ना तो इनके शीर्षाभिमुख इनके सामने खड़ा है, इसका शीर्षाभिमुख ये वाला, उसका वाला ये वाला। तो देखो इसको निकालते हैं। अब तो ये नॉर्मल सा समीकरण है, 5 और 7 होंगे 12x बराबर 180 डिग्री। x यहीं पे रहेगा, इधर ये गुणा में, इधर आके बनेगा भाग में, 180 डिग्री बट्टा 12। भाग देंगे अगर 12 का तो 12 एकम 12, 12 पणिया 60। तो x का जो मान आएगा ना 15 डिग्री आएगा। अब देखिए हमने पी आर को क्या माना, पी ओ आर को हमने मान लिया था 5x, और x का मान आ चुका है 15 डिग्री, 15×5 = 75। उसी प्रकार हमने आर ओ क्यू को क्या माना है 7x है, तो 7 इंटू 15 डिग्री, 15 डिग्री 15×7 105 डिग्री। अब देखिए जितना पी ओ आर है, अब देखिए पी ओ आर का मान कितना आया 75 डिग्री आया, और इसका जो मान है ना आर ओ क्यू का वो 105 आया। हम क्या बता सकते हैं कि पी ओ आर का जो शीर्षाभिमुख है वो इसके सामने ये वाला है क्यू ओ एस, तो ये भी 75, और ये 105 है तो उसके सामने वाला इसका शीर्षाभिमुख पी ओ एस जो है 105 डिग्री। सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए अगले वाला एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए उदाहरण 2 को करते हैं। देखिए उदाहरण 2 हमसे क्या कह रहा है, आकृति 6.10 में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। बिल्कुल आपको दिख भी रहा है, ये जो ओ एस एक किरण है, ये पी ओ क्यू पर खड़ी है। ठीक है, किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है।
समद्विभाजक का मतलब है समान दो भागों में बांटने वाला। तो किरण ओ आर है, देखो ओ आर भी एक किरण है, ये किसका समद्विभाजक है, पी ओ एस का, यानी पी ओ एस को दो बराबर भागों में बांटती है। और दिख भी रहा है देखो आपको, डायग्राम से आप चेक करिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो घुमाव है, फिर देखो ये जो लाइन जा रही है इस पी ओ एस को बराबर दो भागों में बांट रही है। देखो तभी तो ये दो ऐसे सिग्नल दे रखे हैं बराबर के। और उसी प्रकार उस साइड में आप देखिए जो ओ टी है, ये इस एस ओ क्यू को दो भागों में बांट रही है, ठीक है ना। ये बीच की लाइन जो है इस पूरे घुमाव को दो अलग अलग भागों में बांट रही है, ठीक है। यदि पी ओ एस का मान एक्स है, पी ओ एस, ये पी ओ एस, ये जो पूरा घुमाव है ना इसका मान इसने दिया एक्स, तो आपसे बोल रहे हैं कि आर ओ टी ज्ञात कीजिए। अब आप एक बार सोचिए, ये जो आर ओ टी है वो कैसे बनता है। आर ओ टी बनता है आर ओ एस प्लस एस ओ टी, ऐसे ही तो बनता है। वापस एक बार चेक करेंगे और कुछ प्रमाण के रूप में लिखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रमाण जो अपने पास में ना वो है क्या, कि देखिए यदि हमें आर ओ टी चाहिए, क्या हम आर ओ टी को ऐसे लिख सकते हैं दो अलग अलग भागों में, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। अगर इन दोनों के मान अगर आपके पास में आ जाते हैं, यदि आपके पास में इन दोनों के मान आ जाते हैं, फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आर ओ टी प्राप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि ये किरण जो ओ एस है, किरण पी ओ क्यू पे खड़ी है, तो यहाँ पर देखो दो रेखिक युग्मों का निर्माण हो रहा है। हमें पता है ना कि किरण यदि एक रेखा पर इस प्रकार से स्थित हो कि आसन कोण भी बने और वो रेखिक कोण युग्म को भी बना देते हैं, तो अपन देखो एक प्रूफ के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि किरण किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में काम आएगा ये। तो जब देखो ये लाइन, ये जो किरण है इस पी ओ क्यू पर खड़ी है, तो दो रेखिक युग्म बनते ही हैं या दो आसन कोण भी बनते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। कारण में भी दे सकते हैं रेखिक युग्म, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास में पी ओ एस का तो मान दे रखा है, क्या दे रखा है, जिसका मान दे रखा है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इस एस ओ क्यू का मान भी पता कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है, इसे क्यों ज्ञात कर रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फिलहाल जो जो जानकारी दे रखी है उसको यहाँ पर शिफ्ट करते जाओ और एक नई चीज़ को आप ढूंढ कर निकालो। तो यदि ये पी ओ एस का जो मान है यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह रख दूँ एक्स, एस ओ क्यू का तो पता ही नहीं है, हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद दे रखा कि ये किरण इस रेखा पर खड़ी है। किरण जब रेखा पर खड़ी हुई तो आपको रेखिक युग्म लिखने हैं, ये जो फॉर्मेलिटी है ना वो लिखनी है। फिर जो जानकारी दे रखी है उसको यहाँ पर अपडेट करना है, फिर आप नई चीज़ को निकालेंगे। तो अगर आपको एस ओ क्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, इस एक्स को उधर ट्रांसफर करके घटा दोगे, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी एस ओ क्यू का मान भी जो है आपको पता लग गया। अब ये क्यों लगा इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। इसका रीज़न ये है, अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो आर ओ एस है और ये जो एस ओ टी है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये आर ओ एस है और ये जो आर ओ पी है, ये दो अलग अलग भाग हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, लेकिन किसके आधे हैं, क्या ये पूरे के आधे नहीं है, बिल्कुल आधे हैं। ये जो पी ओ एस का अगर इसका आप आधा करोगे, क्योंकि आधा तो दो भाग है, जैसे देखो नंबरिंग देते हैं, इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो पूरा पी ओ एस बनाते हैं। और अगर ये समद्वि भाजक है तो कोण 1 2 के बराबर है। इसका मतलब यदि आप पी ओ एस के अंदर 2 का भाग देते हैं तो आप आर ओ एस का मान पता कर लेंगे, और आर ओ एस का मान पता होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार उस साइड में आप देखिए, अगर आप एस ओ क्यू के अंदर 2 का भाग देते हैं, क्योंकि देखो एस ओ क्यू के जो दो भाग है अलग अलग, कोण 3 और कोण 4, हम ऐसे लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर एस ओ क्यू, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये दोनों भाग भी बराबर है, इसका मतलब अगर आप इसमें 2 का भाग देंगे
इसमें भी 2 का भाग देंगे तो इनके आधे आधे कोण मिल जाएंगे। हमें ये 4 नंबर और हमें ये 1 नंबर कोण नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आर ओ टी प्राप्त होगा, है कि नहीं। वापस एक बार, क्या अपन आर ओ एस को 2 लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर, और एस ओ टी को अपन 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों कोण जोड़ते ही जो है हमारा आर ओ टी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमें जो है मेन कोण कोण नंबर 2 चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक प्रूफ और पड़ा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि कोण हमें आर ओ एस चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोण पी ओ एस में 2 का भाग दे देंगे, पूरे का आधा, यही तो मिलेगा। इसका मतलब हमें जो है, यदि हम आर ओ एस का, आप देख सकते हैं आर ओ एस का हमें मान चाहिए, तो अगर अपन पी ओ एस में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में जो है इस आर ओ एस का मान आएगा। अब देखिए पी ओ एस का जो मान है वो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, मतलब x में 2 का भाग देना पड़ेगा। अब देखिए x में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसी मान को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे आर ओ एस है वहाँ पर अपन x/2 लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपन, क्योंकि देखिए जो पूरा आर ओ टी है वो आर ओ एस प्लस एस ओ टी से बनता है, एस ओ टी यानी कोण नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी तो समद्विभाजक है, तो कोण 3 4 के बराबर है। यदि हम एस ओ क्यू के अंदर 2 का भाग लगा दें तो 2 बराबर भाग आएंगे, जिसमें हम जो है इस भाग को सिलेक्ट करेंगे, सेम इसकी तरह ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार। देखना अभी मैं क्या करता हूँ, एस ओ क्यू में अगर मैं 2 का भाग लगा दूँ तो मेरे पास में जो है इस वाले एस ओ टी का मान प्राप्त हो सकता है, एस ओ टी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एस ओ क्यू का मान हमने क्या निकाला है, इस रेखिक युग्म की हेल्प से 180 डिग्री माइनस एक्स, पूरा तो 180 है, अगर इसको x दे देंगे ना तो x घटाते ही जो है टोटल 180 में से x घटाते ही हमें ये एस ओ क्यू प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो फिर इस वाले मेथड से हम इसको पूरा विधिवत समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 का भाग लगाएंगे, अगर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो देखो इसके नीचे भी 2 लगेगा, इसके नीचे भी 2 लगेगा, तो कुछ इस प्रकार से भाग देना पड़ेगा हमारे को। देखो 180 डिग्री माइनस x/2, ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, खोल के लिखेंगे ऐसे लिखना पड़ेगा, /2 x-2। अब देखिए x में तो 2 का भाग जाता नहीं है, लेकिन इसमें तो भाग जाता ना। देखो इसका भाग जाएगा 90 बार, 90 डिग्री माइनस x/2। तो कहीं ना कहीं जो है हम इन्हें दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। हमें इस आर ओ एस का मान x/2 पता लगा, हमें इस एस ओ टी का मान 90 माइनस x/2 पता लगा। इन दोनों मान को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब सिंपल लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। देखो समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, इस आर ओ टी के बराबर हम लिखेंगे आर ओ एस, जिसका मान क्या है x/2 प्लस, अब देखो ये दोनों मान है ना साथ में, तो अपन इसको कॉस्टक में बंद कर सकते हैं, लेकिन देखिए बीच में प्लस है तो कॉस्टक में बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है। इवन यहाँ पर माइनस होता ना तो इसको कॉस्टक में बंद करके लिखते हैं अपन। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख दो, बिल्कुल जैसे है वैसे लिख दो, 90 डिग्री माइनस x/2। देखो x/2 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 90 डिग्री। इसका मतलब आर ओ टी का मान क्या प्राप्त होगा हमें 90 डिग्री, इसे बोलेंगे अपन इसका आंसर, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 की बारी है। आकृति 6.11 में ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस 4 किरणें हैं, बिल्कुल दिख भी रहा है, देख सकते हैं ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस। सिद्ध कीजिए पी ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस बराबर 360 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले आकृति में क्या है, और हमेशा ध्यान रखना आपको जरूरी है, कभी भी अगर किरणों की बात होती है तो वहाँ पर रेखा की बात भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे किरणें देखते हैं ना, किरण जहाँ पे खड़ी रहती है वहाँ पर रेखा होनी जरूरी है। सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मान लेते हैं एक ओ एस एक किरण है जो कि पी एस और आर रेखा पर स्थित है। मतलब ये तो जरूरी है कि किरणों का जो है रेखा पर खड़ा होना जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ओ पी एक किरण है, ओ क्यू एक किरण है, ओ आर एक किरण है, ओ एस किरण है, लेकिन किस पे खड़ी है, वो रेखा पे खड़ी है लेकिन दिख नहीं रही आपको, क्योंकि ये जो आकृति है ना वो आधी अधूरी आकृति है,
इसको पूरा बनाते हैं। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, इस ओ क्यू को हम इस दिशा में इतना बढ़ा देते हैं, मतलब एक बिंदु तक बढ़ा देते हैं। तो इस बिंदु को अपन मान लेते हैं बिंदु टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रमाण के अंदर एक रचना लिखेंगे, क्योंकि रचना जो मन से करते हैं रचना लिखना पड़ता है। रचना हमने इस ओ क्यू को ओ टी की तरफ बढ़ाया, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू को ओ टी तक बढ़ाया। तो देखो जैसे ही आपने बढ़ाया ना, तो आपके पास में एक रेखा आ चुकी है। तो हम बोलेंगे अतः अब, या फिर अब लिख देते हैं, अब टी क्यू एक रेखा है जिस पर सारी किरणें स्थित है। क्योंकि देखो इस टी क्यू पर ऊपर भी एक किरण है और नीचे देखो एक किरण, ये दूसरी किरण। तो पता लग गया ना, नॉर्मल हमें ये नियम पता लग रहा है। अब टी क्यू एक रेखा है जिस पर ओ पी, ओ आर और ओ एस, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अपना काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप चारों कोण देख रहे हैं ना, ये चारों और कोण जुड़कर जो है 360 डिग्री बना देंगे। क्योंकि हमें पता है कि केंद्र के चारों और कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब टी क्यू एक रेखा है और जिस पर जो है ओ पी और ओ आर और ओ एस रेखिक युग्म बनाते हैं। ये लिखने का उद्देश्य रहेगा हमारा, क्योंकि जब ये लिखेंगे ना तो हम कारण में दे पाएंगे। तो फर्स्ट अपन कारण दे पाएंगे, यदि ओ पी टी क्यू पर स्थित है, हम लिखेंगे यदि ओ पी टी क्यू पर स्थित है तो, या खड़ी है। अब यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं, ओ पी किरण टी क्यू रेखा पर स्थित है, इस कारण हमें रेखिक युग्म मिल रहे हैं। तो कौन कौन सा मिल रहा है, टी ओ पी और पी ओ क्यू। ऐसा बता सकते हैं अपन वापस एक बार, पी ओ क्यू ये वाला और पी ओ टी, कैसे भी लिख सकते हैं अपन, चाहे ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि यहाँ से जो है ये सारे मान इसको फॉलो करते जाए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखेंगे अपन लिख सकते हैं पी ओ क्यू प्लस कौन पी ओ टी बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी प्रकार देखो, इसी प्रकार या उसी प्रकार कैसे भी लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार आप देख सकते हैं ओ आर और ओ एस, ये भी तो टी क्यू पर खड़ी है। तो हम लिखेंगे ओ आर व ओ एस किरणें टी क्यू रेखा पर खड़ी है ना, खड़ी है। तो ये भी तो देखो रेखिक युग्म बनाती है, आर ओ क्यू प्लस, या फिर देखो अपन क्यू ओ आर लेते हैं, क्योंकि देखो ये इसको फॉलो करेगा, एस ओ आर लेते हैं क्योंकि इसको फॉलो करेगा, बाकी वाला तो बाद में देख लेंगे। तो जो जो मान इसको फॉलो करते थे ना, उसको ही लेना अपने को। तो यहाँ से देखो आप 3 एंगल बना सकते हैं, आप ये वाले 3 एंगल क्यू ओ आर प्लस लिख सकते हैं अपन क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस ये वाला एस ओ टी बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। क्योंकि क्यों जोड़ेंगे ये भी रीजन देख लो, क्योंकि हमें देखिए इसके बराबर 360 डिग्री लाना है। हमें पता है 180 और 180 जुड़ के बन जाएगा 360। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। तो एक बार जोड़ते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट साइड में जुड़ जाएगी। तो ये लिखेंगे अपन पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी प्लस ये वाला ले लिया इसका लेफ्ट साइड। अब इसके लेफ्ट साइड तीनों भाग लेते हैं, क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस एस ओ टी, ये लेफ्ट साइड हो चुका है। अब इसका राइट साइड दोनों क्या है 180 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ते हैं 2 बार, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखो हमें ये पी ओ क्यू तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्लस पी ओ टी तो नहीं चाहिए अभी, हमें क्यू ओ आर चाहिए, प्लस हमें एस ओ आर भी चाहिए, एस ओ टी का पता नहीं है। दोनों जुड़ के बनेगा 360 डिग्री। देखो क्वेश्चन में जो चाहिए ना वो हमें मिल चुका है, ये वाला मिल चुका है, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, लेकिन ये 2 है क्या। देखो हमें ये क्या कह रहा है, इन चीज़ के अलावा एक चीज़ बोल रहा है हमें
कि हमें जो है POS चाहिए, ये पूरा घुमाव। क्या आपको नहीं लगता ये जो पूरा घुमाव है वो इतने से घुमाव यानी SOT प्लस POT से बनता है ना। ये पूरा जो घुमाव POS हमें चाहिए इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो इन दो घुमाव से मिलकर बनता है। तो हमारे पास जो दो घुमाव है, कौन कौन से घुमाव बचे हैं, POT और SOT। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड के रूप में कौन POT प्लस कौन SOT, इनको जोड़ दे तो बन जाएगा हमारा POS। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ कर अपन वहाँ लिख सकते हैं अपन POS। तो कौन POQ प्लस कौन QOR प्लस कौन SOR, और अब हमने जो इनको जोड़ा है इनकी जगह लिख सकते हैं अपन POS बराबर 360। तो हमें यही तो चाहिए था, तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, ये हमारा जो है प्रूव हो चुका है, या फिर हैंस प्रूव अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो इति सिद्धम। ठीक है, चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इसमें क्या दे रखा है, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए सिस्टमेटिक। अगर आप अपनी कॉपी में करेंगे तो इस प्रकार से ही लिखेंगे। इसमें दे रखा है रेखा है AB और CD। AB और CD दोनों रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों तरफ देखो तीर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी एरो ऐसे बना रखे हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि कोण AOC और BOE जुड़ करके 70 डिग्री बनाते हैं। पहले ध्यान करते हैं AOC है कहाँ पे, AOC ये वाला घुमाव। ठीक है, और BOE ये वाला घुमाव, अगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं 70 डिग्री। ठीक है, और जो BOD है, ये वाला BOD ये वाला जो घुमाव है वो कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो आपको है ना BOE निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर पहला प्रूफ लिखेंगे। पहला प्रूफ हमारे पास में ये है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रमाण, पहला प्रमाण यानी पहला जो प्रूफ हमारे पास है, प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, सबूत क्या है कि ये वाला जो दे रखा है हमारे पास में, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। पहला प्रूफ हमारे पास में है कि कोण AOC प्लस कोण BOE जुड़ करके अगर 70 डिग्री बनता है, और हमसे बोल रहा है कि आप इस BOE को निकाल दो। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इस BOE को यहीं पे रखकर इस AOC को उधर से घटा दे, तो क्या हमें BOE निकल से हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे पक्षांतरण से। आप देख सकते हैं पक्षांतरण से, अगर मैं यहाँ पर BOE को यहीं पे रख दूँ और इस AOC को निकाल दूँ पक्षांतर करके, 70 डिग्री में से अगर हमारा ये AOC निकल जाए। देखिए AOC का मान क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, जब भी दो लाइनें परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला इसका शीर्षाभिमुख, यानी अगर ये 1 है तो उसको भी 1 होना पड़ेगा, और ये 2 है तो उसको भी 2 होना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जब AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जितना BOD होगा उतना का उतना AOC होगा। तो अगर ये 40 है तो वो भी कितना होगा, 40। हम यहाँ पर हिंट के रूप में लिखेंगे, संकेत दे देंगे, चूँकि कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 डिग्री, कारण में क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पर जो है 40 डिग्री लिख दूँ बोले। ठीक है, पकड़ में आ रहा होगा आपके। BOE का मान लिखा जा सकता है 70 डिग्री माइनस इस AOC का मान 40 डिग्री। जैसे ही घटाएंगे क्या मान आएगा, 70 में से गया 40 तो बच जाएगा हमारे पास में 30। इसका मतलब BOE का मान निकल चुका है 30 डिग्री। अब बात करते हैं, हमारे पास में बोल रहा है, ये तो निकल चुका है, ये बोल रहा है प्रतिवर्ती COE का। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। और अगर आपको प्रतिवर्ती निकालना है तो पहले देखिए सिंपल कोण को निकालो, फिर आप 360 डिग्री में से घटा दो। नोटिस कर लीजिए, जब भी प्रतिवर्ती कोण आपसे पूछे आप 360 डिग्री में से घटा दीजिए, आपके पास में उस कोण का प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो पहले सिंपल वाले COE को ज्ञात करते हैं, उसके बाद में 360 डिग्री में से जैसे ही घटाएंगे इसका प्रतिवर्ती हमें प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार है ना, आप इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो। ये देखिए COE हमारा है कहाँ पे, देखो ये COE हमारा ये वाला घुमाव है।
COE, यानी हमें ये निकालना है। अब ज़रा ध्यान दो, AB एक रेखा है और इस रेखा पर देखो आप OC किरण है और OE किरण है। जब किरणें रेखा पर खड़ी होती है तो सभी कोण जुड़ के बनते हैं रेखिक युग्म। इसका मतलब ये वाला 40 डिग्री, ये वाला COE और ये वाला BOE, ये जुड़कर 180 के बराबर लिखे जा सकते हैं। ये तो 40 प्राप्त हो चुका है और ये BOE जो है वो हमें प्राप्त हुआ था कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब AB पर ये दोनों लाइनें या दोनों जो किरणें हैं वो खड़ी हैं और रेखिक युग्म को बनाती है। तो अपने कारण लिख देंगे, ठीक है ना। पहले कारण लिखते हैं प्रमाण के रूप में। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण COE के लिए, प्रतिवर्ती कोण COE के लिए आप देख सकते हैं आकृति में, अब आकृति में क्या हो रहा है कि किरण या किरणें OC व OE रेखा AB पर रेखिक युग्म को बनाती है, रेखिक युग्मों को बनाती है। और अगर रेखिक युग्मों को बनाती है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मैं इस आकृति को यहाँ पर भी वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। जो जो हमारे काम की है, ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया, बिंदु O बीच में है, एक किरण अपनी OC इस प्रकार से जा रही है, दूसरी जा रही है OE। तो ये जो AOC प्लस COE प्लस BOE तीनों जुड़कर बनेंगे 180 डिग्री, क्योंकि कारण में है रेखिक युग्म। तो लिखेंगे अपन AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। कारण लिख सकते हैं आप रेखिक युग्म। अब जरा ध्यान से देखो, AOC का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका था 40 डिग्री, ये हमें प्राप्त हुआ था 30 डिग्री। तो इसकी जगह लिखेंगे अपन 40 डिग्री। अब इसको तो ज्ञात करना है, पहले नॉर्मल कोण को ज्ञात करेंगे, फिर 360 में से घटाएंगे तो इसका प्रतिवर्ती 12 जाएगा। इसका मान है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब जोड़कर अपन लिख सकते हैं 40 और 30 हो जाएंगे 70 बराबर में 180। फिर से पक्षांतर करेंगे तो कोण COE का मान आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो COE हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। अब प्रतिवर्ती घटाने के लिए या प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अपन प्रतिवर्ती के लिए किसके प्रतिवर्ती की बात हो रही है, कोण COE के प्रतिवर्ती के लिए, ठीक है ना। C के प्रतिवर्ती के लिए हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा, ये घट कर आ जाएगा अपना 0 में से गया 0, 0 बचेगा, 6 में से गया 1 अपना 5 हो जाएगा, 3 में से गया 1 अपना 2 हो जाएगा, 250 डिग्री, ठीक है। पकड़ में आया होगा आपके, नॉर्मल ही है, डिग्री लगा देते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप जो है पूरा देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते ही रहिए, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। XY एक रेखा है, MN दूसरी रेखा है, दोनों बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। POY का मान जो है 90 डिग्री है। POY दिख भी रहा है, देखो 90 डिग्री है, ठीक है। और A और B इनका अनुपात दे रखा है 2:3। एक चीज़ आप नोटिस कर लो, जब भी अनुपात की बात होगी हम उनके पीछे x मानते हैं, यानी A का मान माना जा सकता है 2x और B का मान मान सकते हैं 3x। अब जरा फोकस करो एक बार, क्या ये दोनों कोण जो A और B है जुड़ करके इस पूरे POX को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि OP एक किरण है जो XY रेखा पर खड़ी है, और जब भी किरण रेखा पर खड़ी होगी हमारे रेखिक युग्म बन जाएंगे। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसको कैसे लिखा जा सकता है। पहला प्रूफ हमारे पास में ये पड़ा है, पहला प्रूफ हमें ये चाहिए कि यदि
या हम लिख सकते हैं यदि OP एक किरण रेखा XY पर खड़ी है तो क्या बना सकती है, रैखिक युग्म बना सकती है। इसका मतलब POY और POX इन दोनों को जोड़कर अपन लिख सकते हैं 180 डिग्री। POY प्लस POX, POY प्लस POX बराबर 180 डिग्री। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वाले POX के अंदर हमारे ये दोनों कोण कवर हो रहे हैं। यानी अगर कोई आपसे कहेगा कि आप इस AB को जोड़ेंगे तो आप किसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो पूरा घुमाव है POX ये इस A और B के योग से आ रहा है। इसका मतलब हम अपन POX को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि हमें POX का मान पता हो गया तो हम इन मानों को इनके बराबर लिखेंगे, फिर माने गए x का मान निकालेंगे तो आराम से A और B को निकाल सकते हैं। तो देखो इसका यूज़ कैसे होता है, आप अभी के लिए इसको ऐसे समझिए कि जब भी जो है आप इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन में नोट करते हैं, आप क्वेश्चन में नोट करते हैं कि कोई किरण रेखा पर खड़ी है, तो आप जो है चुपचाप एक लाइन लिखकर रैखिक युग्म को लिख दो और बराबर में 180 डिग्री लिख दो। ठीक है, तो कारण में देना पड़ेगा यहाँ पर रैखिक युग्म, क्योंकि इस वाले कोण से POX के मान से हमें A और B मिलने वाले हैं। वो देखो आगे क्या समझ में आएगा आपको, आगे जैसे जैसे करते जाएंगे ना तो आगे वाला क्वेश्चन का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा। POY का मान क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 90 डिग्री, और इस POX का मान तो पता करना ही है। तो देखो जैसे पक्षांतर करेंगे तो कोण POX का मान आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण POX का मान आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। अब देखिए हम लिखेंगे, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कोण POX बराबर कोण A प्लस B, क्योंकि आकृति में दे रखा है, अपन कॉस्ट में कारण दे देंगे आकृति से। ठीक है, अब अगर अनुपात है तो इसके पीछे x मानना ही पड़ता है, तो माना कि A और B, A को मानेंगे 2x और B को मान लेंगे 3x, माना कि A बराबर 2x और B बराबर 3x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पर अपन 2x लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे B है वहाँ पर 3x लिखेंगे। तो अपन इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं अपन 2x बराबर 3x बराबर 180 नहीं है 90 डिग्री है, तो अपन 90 डिग्री। अब जोड़ते हैं एक बार, 2 और 3 हो जाएगा 5x 90 डिग्री। x का मान चाहिए हमें, तो x का मान निकालने के लिए x को यहीं पे रखेंगे, x से जो चीज़ गुणा होगी उधर जाके बनेगी भाग में, x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 5। जैसे भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5 आटा 40, x का मान आ गया 18 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर अगर 18 डिग्री लिखेंगे तो हमें a का मान पता होगा, यानी a का मान पता कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं अपन a बराबर 2x, x का मान निकला है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री 18 दूना हो जाएगा 36 डिग्री। तो a का मान आ गया 36 डिग्री। उसी प्रकार b का मान आएगा 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री, 18 दिया 54 डिग्री। बिल्कुल दोनों जोड़कर 90 बन सकते हैं, तो हमारे जो मान है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, कोण सी की बात करते हैं। तो कोण देखो, कोण सी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, ध्यान से देखते एक बार। कोण सी के बारे में आपको क्या पता लग रहा है, देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को आप, ये जो कोण सी है ये वाला एंगल, और ये जो कोण बी है, क्या आपको नहीं लगता ये एम एन एक रेखा है और ओ एक्स एक किरण है। इसका मतलब एक्स ओ एन जहाँ पर कोण सी है और एक्स ओ एम जहाँ पर कोण बी है, ये दोनों जुड़कर रैखिक युग्म बनाते हैं। हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सिंपल है, पता लगना चाहिए आपको। जैसे ऐसा कुछ हो रहा है, देखो ये ऐसे लाइन है, ठीक है, तो ये वाला घुमाव बी और ये वाला घुमाव सी, दोनों जोड़ के बनेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये किरण है वो रेखा है, किरण रेखा पे खड़ी है तो रैखिक युग्म बनेंगे। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार कौन सी के लिए, अब इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा, क्योंकि आप इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो ध्यान से देखिए, कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, इतना लिख दो आप, और कारण दे दो रैखिक युग्म। बी का तो मान आपको पता है ना, अभी मैंने बी का मान निकाला ही है, क्या निकला था हमारे 54 डिग्री, यहाँ पर अपन 54 लिख देंगे, सी को ऐसे रहने देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो कौन सी का मान आ जाएगा 54 डिग्री, और घटाओगे तो कितना बार आएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर की पार्ट 2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बचे हुए सारे क्वेश्चन उस पार्ट में देख पाएंगे। जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए। थैंक यू।